तो लेट्स लर्न विद गुरुवागल सोबले हम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल हमने देखा था रुद्र दामन। तो रुद्र दामन के बाद में अंतिम कौन राजा आया तो वो देखते हैं। और आज हम जो शकों की भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा वो देखेंगे। तो देखो रुद्र दामन के बाद में कौन आया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार चौथी सदी के अंतिम दशकों में रुद्रदेव सेकंड नहीं थर्ड, रुद्रदेव थर्ड यानी कि रुद्र दामन के बाद में अंतिम शासक कौन था। बीच में और भी राजा आए होंगे लेकिन अंतिम यहाँ पर रुद्र दामन फेमस शासक था। उसके बाद में और भी शासक आए लेकिन अंतिम देखेंगे हम, क्योंकि वो बीच में आते वो इतने फेमस नहीं थे। अब देखो अंतिम है वो चौथी सदी के अंतिम दशकों में जो रुद्रदेव तृतीय है वो इस क्षत्रप का अंतिम शासक हुआ, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करते हुए शक वंश को है वो समाप्त कर दिया था। तो रुद्रदेव तृतीय आया और उसको है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने है वो पराजित कर दिया था और इस वंश का है वो समाप्त हो गया था। जो शक वंश है इसका फिर समापन हो गया। तो रुद्रदेव तृतीय है वो इस वंश का अंतिम शासक था। अब देखो शकों का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा। तो शकों का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा वो देखो। कल्चरल शक मूल रूप में जनजाति खानाबदोश और बर्बर थे। शक मूल रूप से है वो जनजातीय थे और खानाबदोश थे, जो कबीलाई समूह होता है और जो लूटपाट वगैरह करते हैं, असभ्य थे, बर्बर थे। शक मूलतः जनजातीय खानाबदोश और बर्बर थे। ये कबीलाई में रहता था, एक उनका वो प्रधान होता, प्रमुख होता था कबीलाई समाज का। और ये असभ्य थे और ये एक जगह पर ठहरकर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह है वो चलते रहते थे, इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। किंतु भारत में आने के बाद वे यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। हमारे भारत की तो ये विशेषता ही रही है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है घुल मिल जाता है। तो ये भी है वो भारत में आने के बाद यहाँ की जो संस्कृति थी, कल्चरल था, उसमें ढल गए। इतिहासकारों के अनुसार शकों ने भारत में आकर सेव यानी कि जो शिव धर्म, जो भगवान शिव को मानने वाले थे, वैदिक भागवत धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू सनातन, बौद्ध आदि मत स्वीकार कर लिए थे। इतिहासकारों के अनुसार शकों ने भारत में आकर है वो यहाँ की जो संस्कृति थी उसमें घुल मिल गए। बौद्ध, शैव और वैदिक धर्म को इन्होंने अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था। अब देखो शकों ने भारत की संस्कृत भाषा को प्रचार प्रसार की भाषा बनाया था। शकों ने जो संस्कृत थी हमारी भाषा उसको है वो प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया, प्रचार प्रसार किया था। अब देखो इधर आ जाती हूँ। रुद्र दामन का गिरनार लेख संस्कृत में लिखा गया है। जो रुद्र दामन था हमने देखा था कि जूनागढ़ से गिरनार का अभिलेख मिला था, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, तो वो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने संस्कृत भाषा को अपना लिया, उसको प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया था। अब देखो क्योंकि जो रुद्र दामन का गिरनार है, जूनागढ़ वाला गिरनार लेख, वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अतः शकों ने भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत को विकास में योगदान दिया था, इससे स्पष्ट होता है ना। अब देखो रुद्र दामन वैदिक धर्म का अनुयायी था। रुद्र दामन है वो वैदिक धर्म का अनुयायी था। उसे संस्कृत साहित्य तथा भाषा से अत्यधिक प्रेम था। संस्कृत भाषा के प्रथम नाटक की रचना है वो रुद्र दामन के काल में हुई। तो रुद्र दामन था जो कल हमने देखा था, उज्जैनी का शासक था रुद्र दामन। तो उसने है वो जो अपना लेख है, जो जूनागढ़ का गिरनार लेख, वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और उसने है वो संस्कृत को प्रचार प्रसार किया और उसको अपना जो सहयोग है संरक्षण दिया था। अब देखो रुद्र दामन ने वैदिक धर्म का अनुयायी था। रुद्र दामन है वो वैदिक धर्म का अनुयायी था मानते हैं। उसने संस्कृत साहित्य में है वो संस्कृत साहित्य तथा भाषा से अत्यधिक प्रेम था, उसे संस्कृत से अत्यधिक प्रेम था। इसीलिए माना जाता है कि रुद्र दामन के काल में ही है वो संस्कृत के प्रथम नाटक की रचना हुई थी। अब वही कौन सा नाटक था रचना हुई थी, ऐसा मानते हैं कि संस्कृत का जो प्रथम नाटक था उसकी रचना है वो रुद्र दामन के काल में हुई। लेकिन कौन सा था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि रुद्र दामन के काल में ही है वो संस्कृत भाषा का प्रथम नाटक की रचना हुई थी। अब देखो आगे, लेकिन कौन सा है वो उसके बारे में कोई
प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती है हमें। अब देखो, हालांकि संस्कृत का प्रथम नाटक कौन सा था, इस पर मतैक्य नहीं है, मतलब इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि कौन सा है। शकों ने अपने कार्यों को मौर्य युगीन शिलालेख के भांति गुहालेखों शिलालेखों द्वारा सुरक्षित किया था। तो भाई शकों ने है वो अपने कार्यों में, शकों ने है वो मौर्यों की भांति, शकों ने मौर्यों की भांति जो अपने कार्यों को अभिलेखों और शिलालेखों द्वारा है वो सुरक्षित किया था। जिस प्रकार से अशोक महान ने अभिलेख मिले थे अशोक महान के, उसने अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाया था, उसी प्रकार से इन्होंने भी जो अपनी मौर्य कालीन व्यवस्था को देखकर ही अपने जो काल था उसको है वो अभिलेखों और शिलालेखों के माध्यम से सुरक्षित किया। अब देखो, ताकि जानकारी है वो मिल सके आगे के टाइम में, तो इसीलिए उन्होंने शिलालेख और अभिलेख है वो लिखवाए थे। अब देखो, इसके अलावा शकों ने कभी भी किसी भी ऐतिहासिक शिलालेख तथा तथ्य को है वो नष्ट नहीं किया। तो इसके अलावा जो भारतीय अभिलेख जो भी जानकारी थी उन्हें किसी भी प्रकार की हानि है वो शकों ने नहीं पहुंचाई थी। अब देखो, शक रुद्रदामन के मौर्यकालीन सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य किया। तो चंद्रगुप्त द्वारा प्रारंभ की गई जो सुदर्शन झील थी और जो अशोक महान द्वारा पूरी कराई गई जो झील थी सुदर्शन नामक झील, तो उसका है वो जो रुद्रदामन उसने अपनी निजी आय से है वो उसका जीर्णोद्धार कराया था, पुनर्निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार उसने करवाया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत में छठ पूजा को आरंभ करने वाले हैं शक ही थे। माना जाता है कि भारत में सूर्य पूजा शकद्वीप, पूर्वी ईरान, बलूचिस्तान, तो देखो भारत में जो छठ पूजा होती है जिसका बहुत नदी महोत्सव बोलते हैं उसको, शायद नदी महोत्सव जो बिहार के क्षेत्र में होती है, वहां पर ये फेस्टिवल है बिहार का छठ पूजा, तो उसमें नदी की पूजा वगैरह होती है। तो जो छठ पूजा को प्रारंभ करने का श्रेय है वो शकों को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शकों के काल में ही वो छठ पूजा आरंभ हुई थी। अब देखो इसमें कि भारत में सूर्य पूजा शकद्वीप, पूर्वी ईरान, बलूचिस्तान और सिस्तान का क्षेत्र के मागी पुरोहितों द्वारा आरंभ की गई। तो जो सूर्य पूजा है वो शकद्वीप, जो पूर्वी ईरान और बलूचिस्तान और सिस्तान का जो क्षेत्र है के पुरोहितों द्वारा प्रारंभ की गई थी। कि जो पूर्वी ईरान और बलूचिस्तान और सिस्तान का जो क्षेत्र है कि कोई मागी पुरोहित थे उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये बात ध्यान में रखना। और जो